अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज लेंस। आज हमारा टॉपिक फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से आप इसके नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। मैं हर स्ट्रक्चर की कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देकर बहुत ही आसान लफ्जों में आपको फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस को समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि आने वाले कल में यानी कि फ्यूचर में कोई भी काम होगा, लेकिन उस काम को कौन करेगा ये बताना हम ज़रूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि हो सकता है कि स्पीकर को खुद ना पता हो कि उस काम को कौन करेगा, या तो फिर हो सकता है कि सुनने वाले के लिए जो डूअर है वो इतना गैर ज़रूरी है कि हम उसे मेंशन नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्शन के ऊपर होता है या तो फिर उसके रिजल्ट के ऊपर होता है, और उस एक्शन को करने वाला कौन है उस परफॉर्मर के ऊपर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। तो बहुत ही आसान लफ्जों में आप सिर्फ इतना समझिए कि हम फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें बताना हो कि आने वाले कल में कोई भी काम होगा, लेकिन उसे कौन करेगा ये बताना हम जरूरी नहीं समझते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर आपने सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट हमेशा वो होता है जो किसी भी एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। यहाँ पर डूअर हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट के बाद आपने विल बी का इस्तेमाल करना है और उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और अगर आप सेंटेंस के आखिर में डूअर को मेंशन करना चाहते हैं तो आप बाय लगाकर डूअर को मेंशन कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स देकर समझाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह से आप इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल को आप कुछ इस तरह से समझिए कि आप कहना चाहते हैं एक स्टाइलिश लिबास डिजाइन किया जाएगा। अब यहाँ पर उस लिबास को डिजाइन करने वाला कौन है ये बताना आप जरूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको खुद ना पता हो या तो फिर हो सकता है कि सुनने वाले के लिए यानी कि लिसनर के लिए जो डूअर है वो इतना गैर जरूरी है कि आप उसे मेंशन नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए आपका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्शन के ऊपर है कि क्या काम होगा आने वाले कल में। अब उसे कौन करेगा ये बताना जरूरी नहीं है। अब क्योंकि ये आने वाले कल के बारे में बात हो रही है यानी कि फ्यूचर के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर आपने डूअर को मेंशन नहीं करना है, तो इस सेंटेंस को कहने के लिए आपने फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए कहना है आ स्टाइलिश आउटफिट विल बी डिजाइन्ड, यानी कि एक स्टाइलिश लिबास तैयार किया जाएगा या फिर डिजाइन किया जाएगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को आपने बताना होता एक्टिव वॉइस के अंदर तो आप कहते द डिजाइनर विल डिजाइन अ स्टाइलिश आउटफिट, यानी कि डिजाइनर एक स्टाइलिश लिबास तैयार करेगा या तो फिर डिजाइन करेगा। एक्टिव वॉइस के अंदर द डिजाइनर हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि द डिजाइनर इस सेंटेंस के अंदर डूअर है जो किसी भी काम को करेगा, और यहाँ पर एक्टिव वॉइस के अंदर आ स्टाइलिश आउटफिट हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हमने सेंटेंस को चेंज किया है पैसिव वॉइस के अंदर तो यहाँ पर आ स्टाइलिश आउटफिट हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आउटफिट कुछ नहीं कर रहा है, ये डूअर नहीं है, बल्कि डिजाइन होने के यानी कि तैयार होने के जो एक्शन को रिसीव कर रहा है वो है आउटफिट। तो इसीलिए यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद हमने विल बी का इस्तेमाल किया है पैसिव वॉइस के अंदर, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, यानी कि डिजाइन करना कोई काम है तो उसकी थर्ड फॉर्म डिजाइन्ड। और यहाँ पर भी अगर आप डूअर को मेंशन करना चाहते हैं तो आप बाय लगाकर डूअर को मेंशन कर सकते हैं, यानी कि फिर आप कहेंगे आ स्टाइलिश आउटफिट विल बी डिजाइन्ड बाय द डिजाइनर, यानी कि एक स्टाइलिश लिबास डिजाइनर के जरिए तैयार किया जाएगा। इसी की एक और एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि एक अहम कहानी कवर की जाएगी। अब यहाँ पर भी आने वाले कल में यानी कि फ्यूचर में कोई भी काम किया जाएगा और उसे करने वाला डूअर कौन होगा उसे आपने मेंशन नहीं किया है। यहाँ पर आपका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्शन के ऊपर है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर आपका फोकस है। उसे परफॉर्म करने वाला डूअर कौन है ये बताना आप जरूरी नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर भी इस सेंटेंस को कहने के लिए आपने फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए कहना है एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी विल बी कवर्ड। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को आपने एक्टिव वॉइस के अंदर बताना होता तो आप कहते द जर्नलिस्ट विल कवर एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी।
यानी कि सहाफ़ी एक अहम कहानी को कवर करेगा। एक्टिव वॉइस के अंदर द जर्नलिस्ट हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर द जर्नलिस्ट डूअर है जो किसी भी काम को करेगा, और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस के अंदर। लेकिन जब हमने सेंटेंस को चेंज किया है पैसिव वॉइस के अंदर, तो यहाँ पर एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी कुछ भी नहीं कर रही है बल्कि कवर होने के एक्शन को रिसीव कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पर स्टोरी हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमने विल बी का इस्तेमाल किया है, फिर कवर करना काम है तो उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, यानी कि कवर्ड। और यहाँ पर भी अगर आप डूअर को मेंशन करना चाहते हैं तो आप बाय लगाकर सेंटेंस के आखिर में डूअर को मेंशन कर सकते हैं, यानी कि फिर आप कहेंगे एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी विल बी कवर्ड बाय द जर्नलिस्ट, यानी कि एक अहम कहानी या फिर एक अहम खबर सहाफ़ी के ज़रिए कवर की जाएगी। इसी की एक और एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि एक मज़ेदार केक बेक किया जाएगा। अब यहाँ पर भी आने वाले कल में कोई भी काम होगा और उस काम को कौन करेगा, यानी कि कौन केक को बेक करेगा, वो आपने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, क्योंकि आपका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्शन के ऊपर है, यानी कि काम के ऊपर है कि कोई भी काम आने वाले कल में किया जाएगा, लेकिन उसे कौन करेगा ये आपने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि ये आपका फोकस नहीं है। तो यहाँ पर भी इस सेंटेंस को कहने के लिए आपने फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए कहना है आ स्क्रम्शियस केक विल बी बेक्ड, यानी कि एक मज़ेदार केक बेक किया जाएगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को आपने बताना होता एक्टिव वॉइस के अंदर तो आप कहते द शेफ विल बेक अ स्क्रम्शियस केक, यानी कि शेफ एक मज़ेदार केक बेक करेगा। अब एक्टिव वॉइस के अंदर द शेफ हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि यही डूअर है जो किसी भी काम को करेगा, और यहाँ पर केक हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हमने सेंटेंस को चेंज किया है पैसिव वॉइस के अंदर, तो यहाँ पर आ स्क्रम्शियस केक हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर केक कुछ भी नहीं कर रहा है बल्कि वो किसी भी एक्शन को, यानी कि बेक होने के एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आ स्क्रम्शियस केक हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमने विल बी का इस्तेमाल किया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बेक्ड का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर भी अगर आप डूअर को मेंशन करना चाहते हैं तो सेंटेंस के आखिर में आप बाय लगाकर डूअर को मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर फिर आप कहेंगे आ स्क्रम्शियस केक विल बी बेक्ड बाय द शेफ, यानी कि एक मज़ेदार केक शेफ के ज़रिए बेक किया जाएगा। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस के नेगेटिव यानी कि इनकारिया जुमलों को फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपने सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और सब्जेक्ट वही होगा जो किसी भी एक्शन को रिसीव कर रहा है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट डूअर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद आपने विल नॉट बी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए विल और बी के बीच में आपने नॉट का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर भी आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और सेंटेंस के आखिर में अगर आप डूअर को मेंशन करना चाहते हैं तो आप बाय लगाकर डूअर को मेंशन कर सकते हैं। इसकी भी कुछ एग्जांपल्स देकर मैं आपको समझाती हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह से आप इसके नेगेटिव यानी कि इनकारिया जुमलों को फॉर्म कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल को आप कुछ इस तरह से समझिए कि आप कहना चाहते हैं बाइक आज दोपहर ठीक नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर आने वाले कल में यानी कि फ्यूचर में कोई भी काम नहीं किया जाएगा, लेकिन उस काम को कौन नहीं करेगा ये आपने मेंशन नहीं किया है, यानी कि डूअर को मेंशन नहीं किया है। लेकिन आने वाले कल के बारे में बात की है और डूअर को मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पर आप फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कहेंगे द बाइक विल नॉट बी फिक्स्ड दिस आफ्टरनून, यानी कि बाइक आज दोपहर ठीक नहीं की जाएगी। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को आपने बताना होता है एक्टिव वॉइस के अंदर तो आप कहते आई विल नॉट फिक्स द बाइक दिस आफ्टरनून, यानी कि आज दोपहर मैं बाइक ठीक नहीं करूंगा। एक्टिव वॉइस के अंदर आई हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि आई डूअर है, द बाइक हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हमने सेंटेंस को चेंज किया है पैसिव वॉइस के अंदर, तो यहाँ पर द बाइक हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि किसी भी काम को बाइक नहीं कर रही है बल्कि बाइक के साथ कुछ हो रहा है, किसी भी एक्शन को बाइक रिसीव कर रही है, यानी कि ये जो फिक्स्ड ठीक होने का जो एक्शन है इसे रिसीव कर रही है। तो यहाँ पर द बाइक हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद हमने विल नॉट बी का इस्तेमाल किया है। फिर फिक्स करना,
ठीक करना वर्ब है तो उसकी थर्ड फॉर्म यानी कि फिक्स्ड का इस्तेमाल हमने किया है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया है यानी कि दिस आफ्टरनून का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनता है द बाइक विल नॉट बी फिक्स्ड दिस आफ्टरनून, यानी कि बाइक आज दोपहर ठीक नहीं की जाएगी। इसी की एक और एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि ये मंसूबा इस हफ्ते मुकम्मल नहीं होगा। यहाँ पर भी आपका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्शन के ऊपर है कि कौन सा एक्शन आने वाले कल में नहीं होगा। अब उसे कौन नहीं करेगा वो यहाँ पर आपने मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पर भी आप फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कहेंगे द प्रोजेक्ट विल नॉट बी फिनिश्ड दिस वीक। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को आपने एक्टिव वॉइस के अंदर बताना होता तो आप कहते ही विल नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट दिस वीक, यानी कि वो इस हफ्ते प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं करेगा। एक्टिव वॉइस के अंदर ही हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि ही डूअर है और यहाँ पर द प्रोजेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हमने सेंटेंस को चेंज किया है पैसिव वॉइस के अंदर तो यहाँ पर द प्रोजेक्ट हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं कर रहा है, ये डूअर नहीं है बल्कि ये किसी भी एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर द प्रोजेक्ट हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमने विल नॉट बी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर मुकम्मल करना काम है, वर्ब है, तो इसीलिए उसकी थर्ड फॉर्म यानी कि फिनिश्ड का इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आपने डूअर को मेंशन करना है तो आप बाय लगाकर डूअर को मेंशन कर सकते हैं, यानी कि फिर आप कहेंगे द प्रोजेक्ट विल नॉट बी फिनिश्ड बाय हिम दिस वीक, यानी कि प्रोजेक्ट इस हफ्ते उसके ज़रिए मुकम्मल नहीं किया जाएगा। पैसिव वॉइस के अंदर जब हमने डूअर को मेंशन किया है तो यहाँ पर हमने बाय हिम लगाया है क्योंकि एक्टिव वॉइस के अंदर हमारा सब्जेक्ट ही था। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमलों को फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले विल का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये सवालिया जुमला है। उसके बाद फिर आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट के बाद फिर बी का इस्तेमाल करना है और बी के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर भी अगर आप डूअर को मेंशन करना चाहते हैं तो आप बाय लगाकर डूअर को मेंशन कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी भी कुछ एग्जांपल्स देकर समझाती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह से आप इसके इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमलों को फॉर्म कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल को आप कुछ इस तरह से समझिए कि आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या इस हफ्ते के आखिर में घर को पेंट किया जाएगा। अब इस सवाल के अंदर आने वाले कल के बारे में कुछ पूछा जा रहा है और सिर्फ फोकस एक्शन के ऊपर है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि उस काम को कौन करेगा, सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि क्या कोई काम होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर इस सवाल को पूछने के लिए अपनी फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए पूछना है विल द हाउस बी पेंटेड दिस वीकेंड, यानी कि क्या इस हफ्ते के आखिर में घर को पेंट किया जाएगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को आपने पूछना होता एक्टिव वॉइस के अंदर तो आप पूछते विल दे पेंट द हाउस दिस वीकेंड, यानी कि क्या वो इस हफ्ते के आखिर में घर को पेंट करेंगे। अब एक्टिव वॉइस के अंदर दे हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि दे डूअर है और यहाँ पर द हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हमने सेंटेंस को चेंज किया है पैसिव वॉइस के अंदर तो यहाँ पर द हाउस हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पर द हाउस कुछ नहीं कर रहा है बल्कि पेंट होने के एक्शन को जो रिसीव कर रहा है वो है द हाउस। तो इसीलिए यही हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने विल का इस्तेमाल करना है क्योंकि सवालिया जुमला है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट द हाउस का इस्तेमाल करना है, फिर अपनी बी का इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पेंटेड का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर भी अगर आप डूअर को मेंशन करना चाहते हैं तो आप सेंटेंस के आखिर में बाय लगाकर डूअर को मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट दे था तो इसीलिए यहाँ पर हम लगाएंगे बाय देम और उसके बाद यहाँ पर हम एक टाइम एक्सप्रेशन मेंशन करेंगे यानी कि दिस वीकेंड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा विल द हाउस बी पेंटेड बाय देम दिस वीकेंड, यानी कि क्या घर इस हफ्ते के आखिर में उनके जरिए पेंट किया जाएगा। इसी की एक और एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या तोहफे दिए जाएंगे। अब यहाँ पर भी सवाल आने वाले कल के बारे में है यानी कि फ्यूचर के बारे में है और यहाँ पर भी डूअर को मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि ये नहीं पूछा गया है कि तोहफे कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया है कि क्या तोहफे दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पर भी इस सवाल को पूछने के लिए अपने फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए पूछना है विल द गिफ्ट्स बी गिवन, यानी कि क्या तोहफे दिए जाएंगे।
लेकिन अगर आपने इसी सवाल को पूछना होता एक्टिव वॉइस के अंदर तो आप पूछते विल ही गिव द गिफ्ट्स, यानी कि क्या वो तोहफे देगा। एक्टिव वॉइस के अंदर ही हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि ही डूअर है और द गिफ्ट्स हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हमने सेंटेंस को चेंज किया है पैसिव वॉइस के अंदर तो यहाँ पर द गिफ्ट्स हमारा सब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि यहाँ पर द गिफ्ट्स कुछ भी नहीं कर रहे हैं बल्कि वो किसी भी एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। गिवन देना काम है, वर्ब है, उसको रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले विल का इस्तेमाल किया, फिर हमने सब्जेक्ट द गिफ्ट्स का इस्तेमाल किया, फिर बी का इस्तेमाल किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गिवन का इस्तेमाल किया। और यहाँ पर भी अगर आप डूअर को मेंशन करना चाहते हैं तो सेंटेंस के आखिर में आप बाय लगाकर मेंशन कर सकते हैं, यानी कि फिर आप कहेंगे विल द गिफ्ट्स बी गिवन बाय हिम, यानी कि क्या तोहफे उसकी तरफ से दिए जाएंगे। पैसिव वॉइस के अंदर बाय हिम हमने इसलिए लगाया है क्योंकि एक्टिव वॉइस के अंदर हमारा सब्जेक्ट ही था। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको इसके नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए स्ट्रक्चर भी बताए। फिर हर स्ट्रक्चर की कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर जितने आसान लफ्जों में हो सकता था मैंने आपको फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी और फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस के हवाले से जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स थे वो भी ज़रूर क्लियर हुए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है या वीडियो में कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस के हवाले से मेरी तरफ से बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।